रणधीर सिंह बधरान, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा। और जो हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाके में जो डेली की समस्याएं हैं उनको उठाने का और उनके समाधान के लिए हम प्रयास करते हैं। हाल ही में पंजाब से कल ही काफ़ी मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ किसानों को अरेस्ट वारंट वगैरह जारी हुए हैं, जो ऋण जिन्होंने लिया हुआ था और ऋण समय पर भुगतान न करने की वजह से उनको वारंट जारी हुए। बाद में माननीय कृषि मंत्री के बयान है कि किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि किसानों के लिए इमीडिएट सरकार ने एक्शन लिया कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो अरेस्ट करने की आज भी पावर रखते हैं। हमारा मेन जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि किसानों के खिलाफ जो एक कानून है इसको रिपील करने की आवश्यकता है। ऐसे ही कानून हरियाणा में थे, कुछ साल पहले किसानों ने आवाज़ उठाई। हरियाणा में कानून अब ख़त्म हो चुका है कि किसी को ऋण ना देने की वजह से किया जाता था, वो अब नहीं होगा। बेसिकली हरियाणा और पंजाब का किसान बुरी तरह से कर्जे में दबा हुआ है। तकरीबन सभी किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बैंक्स के पास मॉर्टगेज हैं। एक तरफ तो बैंक किसान की ज़मीन को मॉर्टगेज देता है और जो रिकवरी है वो सिविल कोर्ट से रिकवरी कर सकता है, लेकिन साथ साथ एक और ऐसा प्रावधान है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि किसान का यदि डिले होती है कर्जा वापसी करने में तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। हम इस बात को लेके विरोध कर रहे हैं कि ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। पंजाब में क्या, देश के किसी हिस्से में ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जहां कर्जा ना चुकाने की वजह से बिना किसी सुनवाई के मनमाने ढंग से असंवैधानिक तरीके से किसानों को जेल में डाल दिया जाए। हमारी मांग सरकार से है कि ऐसे कानून जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उनको अमेंडमेंट करे सरकार, और ऐसे कानून रिपील करने के साथ साथ किसानों के साथ जो लोन देने में दुर्व्यवहार किया जाता है उसको मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि यदि कोई किसान लोन लेता है उसकी ज़मीन मॉर्टगेज होती है। साथ में जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं किसानों से खाली चेक ले लेती हैं और उन चेक्स में मनमाना पैसा भर के किसानों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं। ये हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। हरियाणा में 6000 से ज़्यादा केस, क्रिमिनल केसेज किसानों के खिलाफ बैंक्स ने डाले हुए हैं। सिर्फ एक बैंक के इतने केसेज हैं, तो लाखों की संख्या में किसानों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में केसेज पेंडिंग हैं। क्रिमिनल केसेज भी उनमें हैं, सिविल केसेज भी हैं। और ये कानून जो अभी पंजाब में एग्जिस्ट करता है इसके अंदर भी किसानों को नोटिस दिए गए हैं। जहाँ बिजनेस के लिए यदि कोई 100 करोड़ रुपये लोन लेता है तो एक बैलेंस शीट दिखाकर लोन मिल जाता है, किसी तरह की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी नहीं, गिरवी नहीं रखी जाती, और साथ में उनके खिलाफ इस है। हम उनका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं, मॉर्टगेज ज़मीन है से ब्याज भी वसूला जा रहा है। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कीम लेकर चली जाती है। जो ऋण देने की स्थिति में नहीं है उनका ब्याज माफ़ी की स्कीम लेके आते हैं। ओटीएस स्कीम में उनके जो लोन है उनको सेटल कर दिया जाता है, लेकिन किसानों के साथ दोहरा व्यवहार है। एक तरफ तो किसान अनुप जाता है और उनका मुनाफा कृषि में घटता जा रहा है, किसान का जो व्यवसाय है वो घाटे में है। उसके बाद महंगे ऋण के ब्याज किसान चुकाने की स्थिति में नहीं है। पंजाब का अधिकतर किसान अपने बच्चों को सेटल करने की वजह से कर्जे में दबा है। जो विदेशों में हमारे जो बेरोजगार युवा हैं पंजाब के, हरियाणा के, उनके माँ बाप अपना सारा पैसा, अपनी गाड़ी कमाई उनको विदेशों में भेजने पर लगाए हैं, क्योंकि इंडिया में रोज़गार नहीं है। हरियाणा पंजाब में बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ में नशे का जो व्यवसाय है वो फल फूल रहा है। हरियाणा और पंजाब दोनों में फल फूल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की हालत, किसानों की खासतौर पर ख़राब हालत हो रही है। हम चाहते हैं कि किसानों को सरकारें ब्याज में राहत दें, ओटीएस स्कीम लेके आएँ ताकि किसान ऋण मुक्त हो सके और किसानों की जो गिरवी रखी ज़मीनें वो छूट सकें। एक ऐसी व्यवस्था देश में स्थापित हो गई कि जो खेत में काम भी करता है, अन्न पैदा भी करता है और साथ में ऋण में भी दबा हुआ है, उसके बच्चों के लिए रोज़गार भी नहीं है, इसके साथ साथ नशा बांटा जा रहा है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हाल ही में पंजाब में सरकार का परिवर्तन हुआ, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है किसानों का, और इन समस्याओं की वजह से परिवर्तन हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो सरकार अभी पंजाब में बनी है उसको इन जो समस्याएं हैं उनका निदान प्रायोरिटी पे करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो नशा है पंजाब में, बेरोजगारी है, उस पर
गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि पंजाब को बचाया जा सके। पंजाब से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विदेशों में हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स और जो पढ़े लिखे युवा हैं पंजाब से, वो लगातार शिफ्ट कर रहे हैं। लाखों बच्चे पंजाब से कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे हैं। ये चिंताजनक विषय है। काफ़ी उम्मीदें हैं जो अभी सरकार पंजाब में बनी है हाल ही में कि वो इस तरह की व्यवस्था को ठीक करे और यहाँ से जो हमारे युवा हैं अपने देश में रहकर काम कर सकें। इन बातों को लेकर ये आज आपसे चर्चा की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि ये जो कानून है पंजाब में, जो पुराने कानून हैं, इनको बदलें और किसानों को राहत दें। वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको बचाएं, उनको पंजाब में रहने दें। विषय है और हम पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, लोगों का एक ओपिनियन भी तैयार करेंगे। हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हम गए हैं। ये जो समस्याएं हैं आम डे टू डे की, फार्मर्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की, हम इनको हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा, नशे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तीसरा, एक मिलावट का जो है, जो भी डे टू डे का सामान है मार्केट में, चाहे घी है, पनीर है, ये सारी चीज़ों में मिलावट आज बढ़ रही है। किसी व्यक्ति का भी जीवन आज सुरक्षित नहीं है। मिलावटी सामान की वजह से, बाज़ार के मिलावटी सामान की वजह से कैंसर जैसी और दूसरी भयानक बीमारियां हरियाणा पंजाब में फैल रही हैं। इससे भी आज बचने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पंजाब सरकार ये जो काले कानून है किसानों के खिलाफ, इनको ख़त्म करेगी और किसान पंजाब का फिर से खुशहाल होगा। पंजाब के किसानों को बचाया जा सकेगा। पंजाब के किसानों के जो परिवार हैं उनको उजड़ने से बचाया जा सकेगा। अधिकतर किसानों की ज़मीनें आज मॉर्गेज हैं बैंकों के पास। उनके पास इतना ऋण है कि वो अपनी ज़मीन बेचकर भी उस ऋण को नहीं उतार सकते। इसके लिए कोई ना कोई ब्याज माफ़ी जैसी स्कीम में सरकार को लेकर आने की आवश्यकता है। अभी तो जो आपके अखबार में न्यूज़ छपी हैं वापस का नहीं है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यही न्यूज़ है। किसानों के जो बैंक्स के, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के लोन हैं, उसमें किसान ट्रैक्टर के लिए लोन ले सकता है। उसी बैंक से अपने मकान की रिपेयर वगैरह के लिए लोन भी ले सकता है। उस एक एक्ट, हाँ जी, वो लेकिन जो आगे बोला, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना जी, हम चाहते हैं उस एक्ट में अमेंडमेंट की है, क्योंकि दूसरे बैंक भी लोन देते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी लोन देते हैं, उनमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। लोन रिकवरी का प्रोसीजर है, आप सिविल कोर्ट में जाकर रिकवरी की जा सकती है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो प्रोविज़न है सेक्शन 63 और 67 ये गलत हैं, इनको सरकार को रिपील करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रावधान हरियाणा में भी थे जिनको रिपील किया जा चुका है। उनको आगे बुला, अभी तो हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि आप अमेंडमेंट लेके आएँ कानून में, और मैं समझता हूँ सरकार जल्दी इस पे अमेंडमेंट लेके आएगी। और जहाँ यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी हाई कोर्ट जाने की या कोर्ट्स में जाने की तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। चेक नहीं ले सकते, मनमाना है, ब्लैंक चेक लिए जाते हैं। ये चेक लेने का प्रावधान बिल्कुल गलत है। यदि इंडस्ट्री के लिए आप 100 करोड़ रुपए लोन ले रहे हैं तो आपको एक बैलेंस शीट देकर लोन मिल जाता है और आपका जो स्टॉक होगा वो हाइपोथिकेटेड हो जाता है। लेकिन फार्मर्स के केस में डिस्क्रिमिनेटरी है। एक तरफ तो फार्मर्स की किस ज़मीन को मॉर्गेज किया जाता है, साथ साथ में ब्लैंक चेक ले लेते हैं और उन चेक्स का मिसयूज होता है। क्या ब्लैंक चेक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बैंक के ऊपर? ब्लैंक चेक के ऊपर कार्रवाई है, लेकिन किसान उस कार्रवाई को बड़ा डिफ़िकल्ट है उसके लिए कोर्ट्स में लड़ना। वो ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि चेक ब्लैंक थे। वो इस तरह से अमाउंट उसमें भर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ब्लैंक चेक का प्रूव करना किसान के लिए इतनी लंबी कानून लड़ाई लड़ना डिफ़िकल्ट है। नहीं, कैंसल चेक नहीं दिए जाते जी। वो ब्लैंक चेक लेते हैं, पूरी एक किस्म की चेक बुक कोई साइन करा लेते हैं। किसी को आवश्यकता है लोन की, गुड फेथ में वो कहेगा मेरे को लोन की ज़रूरत है जी, और वो कहेंगे कि हम आपका किस्तों का चेक भरेंगे जब आपकी किस्त आएगी। लेकिन होता क्या है, काफ़ी सारे बैंक आप देख, 6000 केस तो हरियाणा में पेंडिंग है, एक बैंक के हैं सिर्फ, कोऑपरेटिव बैंक के। किसी भी केस में चेक नहीं ले सकते, चाहे गाड़ी लोन लेनी है, घर लेना हो। नहीं, गाड़ी का अलग इशू है, लेकिन किसानों की, और उसमें डिफरेंस ये है कि किसानों की ज़मीन मॉर्गेज होती है, सिक्योरिटी होती है। वो जहाँ आपने अनसिक्योर्ड लोन देना
वहाँ बैंक चेक लेते हैं, प्राइवेट बैंक लेते हैं। सर आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि किसानों की सुसाइड केस आए हों जिनमें रियल केस होंगे उस पे किसानों ने सुसाइड की हो, कुछ ऐसा डाटा है आपके पास? किसानों के सुसाइड का तो काफ़ी आया है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा लेटेस्ट नहीं है। हमने 3 साल पहले भी मुद्दा उठाया था कि पंजाब में काफ़ी सारे किसानों ने सुसाइड किया था, लेकिन कोविड के दौरान ऐसा डाटा, ऐसा कलेक्शन हम नहीं कर पाए। और अभी आने वाले समय में जो स्थिति चल रही है तो किसानों पे स्ट्रेस तो है। एक तरफ तो किसान कोविड की वजह से प्रभावित रहा है, दूसरा किसान जो है किसान आंदोलन की वजह से अपने उसमें आंदोलन में बिजी रहे, इस वजह से उनकी फसलों पे इफेक्ट पड़ा है, उनकी आमदन भी घटी है और जो ऋण का बोझ है ब्याज के साथ साथ बढ़ा है। ये स्ट्रेस किसानों पर रहेगा आने वाले समय में। ये बड़ी खतरनाक स्थिति किसान की, अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को बचाए रखना। ऐसा डाटा है आपके पास कितने केस वापस हुए हैं किसानों के केस वापस हुए हैं, कुछ ऐसा डाटा है? वापिस होने का तो अभी नहीं आया। अभी कल ही जो मुद्दा उठा था कि किसानों को वारंट हुए, तो माननीय कृषि मंत्री की स्टेटमेंट आई है कि हम इन केसेस में अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट नहीं करेंगे, स्वागत योग्य कदम है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कानून ख़त्म करने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल ये तलवार किसान पर लटकी हुई है। हाँ जी, देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक ही चीज है, सर बेटर लाइफ नहीं, हमारे से भी मिलते हैं विदेशों में जाने वाले बच्चे, वो ये चाहते हैं कि हम अपने देश में रहें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमारी भी इंग्लैंड में लॉ फर्म है, मेरा नेफ्यू भी वहाँ काम करता है। वो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है जी। पेरेंट्स अपनी ज़मीन बेच कर उनको भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छी लाइफ हो। दुबई में किस लिए जा रहे हैं? कुछ एक परिवार होंगे जो बेटर लाइफ के लिए जा रहे हैं। बाहर सेटल होने का सर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, कानून व्यवस्था खराब है, क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है और रोज़गार तो है ही नहीं। हमारे लीगल प्रोफेशन के भी काफ़ी लोग हैं जो प्रोफेशन में आए, लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ के वो कनाडा में दूसरे कंट्रीज में चले गए। उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि उनको रोज़गार मिले। रोज़गार एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसके लिए कोई सरकारों को किस तरह ध्यान नहीं है। हमें उम्मीद है कि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब की स्टेटमेंट आई थी कि अब यहाँ के लोग तो नहीं जाएंगे, बाहर के यहाँ आएंगे, तो होपफुल हैं हम कि सरकार चेंज हुई तो हो सकता है आने वाले समय कोई स्टेप उठाए, अदरवाइज तो हालत तो ख़राब है पंजाब और हरियाणा की। कम गिनती वालों पे जो दबाव बन रहा है यार, वो तो कारण नहीं कहीं बाहर जाने का, क्योंकि कुछ खास समुदाय, कुछ खास धर्म वाले, कम गिनती वाले धर्मों के ऊपर अपना प्रेशर बनाते हैं। ऐसा नहीं है सर, आज जो मुद्दा बाहर जाने का है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गारी का है। रोज़गार के अवसर घट रहे हैं, रोज़गार प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारी टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। इंजीनियरिंग कर लो 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती। डॉक्टर्स की भी यही हालत है, लीगल प्रोफेशन के लोगों की भी वही हालत है। लोग बाहर की लॉ फर्म में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं। उनका पर्पज़ ये है कि वो अपना काम कर सकें और बेरोज़गारी की वजह से जो डिप्रेशन में जो स्थिति पैदा होती है उससे बचा जा सके, नशे से बचा जा सके, क्राइम से बचा जा सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा है बाहर जाने का।